तो आज हम लोग कर रहे हैं सेबी SC/ST रेगुलेशन। हमारे साथ प्रीता है। हेलो प्रीता। हेलो सर। ठीक है, तो अभी आने वाले सेशन में हम ये पूरा टेक ओवर कोड स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और उसकी समरी बनाएंगे। तो आप स्टार्ट करो इसको रेगुलेशन से। The Gazette of India Extraordinary, Part 3, Section 4, published by Authority, New Delhi, September 23rd, 2021. Securities and Exchange Board of India, Notification, Mumbai, 23rd September 2011. Securities and Exchange Board of India, Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulations, 2011. In exercise of the powers conferred under Section 30, read with Clause H of Subsection 2 of Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act 1992, the SEBI hereby makes the following regulations, namely, Chapter 1, Preliminary. रुको, यहाँ पे क्या कह रहा है? वो बोल रहा है सेबी ने सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट और सेक्शन 11 के बेस पे ये रेगुलेशन बनाया है जो सितंबर 11 में पब्लिश हुआ था, राइट? यस। हाँ, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी है। तो ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल है, क्या बोलते हैं, वो ये बताएगा। चलो। Okay. Chapter 1, Preliminary, short title, Commencement and Applicability. Sub-Regulation 1. Regulation 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India, Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulations 2011. These regulations shall come into force on the 30th day from the date of their publication in the Official Gazette. These regulations shall apply to direct and indirect acquisition of shares or voting rights in or control over target company. अब यहाँ रुको, तो सबसे पहले वन का वन क्या बोल रहा है? इस रेगुलेशन को बोलेंगे सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। ये जब पब्लिश हुआ तो उसके 30th डे को एप्लीकेबल हो गया। तो सितंबर में था तो अक्टूबर 11 में एप्लीकेबल हो गया। आज के दिन पे सबको एप्लीकेबल है। फिर किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जब कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्विजिशन होता है शेयर्स का या वोटिंग राइट का, या फिर कंट्रोल लिया जाता है टारगेट कंपनी का। ओके, है ना? तो ये समरी जो है वो अपने टेबल में प्रोवाइडेड क्या कह रहे हैं, देखो। Provided that these regulations shall not apply to direct and indirect acquisition of shares or voting rights in or control over a company listed without making a public issue on the innovators growth platform of a recognized stock exchange. तो जो स्टॉक एक्सचेंज का इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, जैसे मेन बोर्ड होता है, SME बोर्ड होता है, वैसे एक इसका ये बोर्ड है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। जो कंपनियां इसमें डायरेक्टली लिस्ट हुई हैं उनके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं है, ठीक है। अब अपने टेबल में समरी डाल दो। टेबल में रेगुलेशन 1.1 1.1 और वो सिर्फ रेगुलेशन का नाम यहाँ पेस्ट कर दो। नहीं, ये नहीं, तो ये नीचे अच्छा 1.1 कौन सा ये वाला सेबी से लेके, खाली सेबी से लेके 2011 तक। ओके, समरी लिखे ना, पूरा पूरा रेगुलेशन तुमने लिखा। यस। 1.2 आओ। 1.2 सितंबर की क्या डेट थी प्लस 30 डेज लिख दो इफेक्टिव होने की। 30 day from the date of September 23rd 2011 प्लस 30 डेज लिख दो। September 30 2011 plus 30 days। यस, यहाँ पे इफेक्टिव हो गया। ओके, डैश लिख दो इफेक्टिव। इफेक्टिव। ठीक है। 1.3 में एप्लीकेबल टू, अब हमें पता है किसको लिखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ acquisition of शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल rights, voting rights or control ऑफ टारगेट कंपनी। ओके। एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म।
रिमार्क Okay. में कोई कंप्लायंस करनी है? नो नो नो, नो कंप्लायंस। No compliance. तीनों केस में 1.123 में रिमार्क्स में नो नो डाल दो। No. No compliance. Okay. कॉपी पेस्ट। Okay, back to the regulation. डेफिनेशन। Regulation number 2, definitions. In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly. सबसे पहले Acquirer. Acquirer. Acquirer means any person who directly or indirectly acquires or agrees to acquire, whether by himself or through or with persons acting in concert with him, shares or voting rights in or control over a target company. फिर पूरा कॉपी करो, फिर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं नाम के साथ। एनी ठीक है। पर्सन को लेके कॉपी कर लो पूरा। हाँ। हम्म हाँ मीन्स एनी पर्सन पे एंटर मारो। हम्म अब एनी पर्सन हाँ को ब्रैकेट में लिखो। यस इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। जो भी एक पर्सन है जो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, हम्म जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो पर्सन हु ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब चलो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं गौरव ठाकुर। हम्म पहले ऊपर जो एनी पर्सन है उसके आगे लिख दो गौरव ठाकुर। ठीक है। हाँ डायरेक्टली का मतलब क्या है? मैंने अपने नाम पे ही एक्वायर किया। हाँ इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? किसी के थ्रू आपने एक्वायर ब्रैकेट में किया। लिखो थ्रू माई वाइफ, थ्रू स्पाउस। स्पाउस। हम्म और डायरेक्टली के ब्रैकेट में लिखो सेल्फ। ओके। क्या करता है? एक्वायर्स। acquires एंटर मारो। और अगर मतलब खरीद लिए, बोट। एक मिनट, नहीं सर वापस रिपीट करिए, आपका एक्वायर आवाज में गायब। हम बोल रहे थे कि खरीद लिए उसने, हैज ब्रोट द हाँ शेयर, ओके बोट द शेयर, बीओजी। हाँ ठीक है। और एग्रीज टू एक्वायर, यस उसके आगे लिखो कि एग्रीमेंट कर लिया, एंटर इनटू एग्रीमेंट टू बाय। entered into agreement to buy। ठीक है। कैसे किया? हिमसेल्फ और थ्रो विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम लाइक स्पाउस। पाउस। क्या किया? शेयर्स खरीदे या वोटिंग राइट खरीदे या कंट्रोल खरीदा टारगेट कंपनी में, किसी यस लिस्टेड कंपनी के लिए। हाँ लिस्टेड कंपनी रहती है। यस अब इसको अगर हम समरी में लिखेंगे ऊपर तो क्या लिखोगे? acquirer। जो टेबल है, टेबल में जाओ, हाँ 2.a लिख के उसकी समरी लिखो। क्या होता है एक्वायर? एक्वायर मींस पर्सन हु। अब जो आपको समझ आया वो लिखो। who buys or who has bought or enters into an agreement बाय to buy, comma डायरेक्टली। either him, हाँ मतलब डायरेक्ट, हाँ directly or indirectly shares, voting rights। और कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, yes राइट टू yes कंट्रोल बिजनेस डिसीजंस। correct, listed company। ओके कंट्रोल के ब्रैकेट में
right to appoint majority of directors कोई जवाबदारी नहीं लगती। and right to control business decisions. Okay. ठीक है, तो एक्वायरर की डेफिनेशन Yes. कहीं पे भी एक्वायरर लिखा है, हाँ. सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए कि वो किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर, वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल एक्वायर कर रहा होगा। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं Okay. है या वोटिंग राइट नहीं है या शेयर नहीं है तो एक्वायरर नहीं है। और फिर समझ उसके गए. वो प्लस उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट इंक्लूडेड है, लेकिन उसको होना Yes. Okay. ठीक है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली Correct. खुद भी कर सकते हैं, किसी और के थ्रू भी खरीदवा सकते हैं। Yes. आगे बोलो। Okay. Number 2B, acquisition means directly or indirectly acquiring or agreeing to acquire shares or voting rights in or control over a target company. पहले एक्विजिशन को हम लोग लेते हैं, एक्वायर कर हाँ. लिया, लेकिन यहाँ पे टेक ओवर कोड में एग्रीमेंट भी कर लिया तो भी उसको भी एक्विजिशन बोलेंगे। बोलेंगे. तो Okay. इसलिए एक्विजिशन के डेफिनेशन में लिखो एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर, बस इसमें से समझ आना चाहिए। Okay. Acquisition. Acquisition. Acquiring और एग्रीइंग टू एक्वायर दोनों और वर्ड एक्विजिशन। agreeing to acquire. ठीक है. इसमें भी no compliance है. No compliance. Number C, Act means the Securities and ठीक है, Exchange Act Board means of India board Act means 1992. Yes. Control includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner, provided that a director or officer of a target company shall not be considered to be in control over such target company merely by virtue of holding such position. अगर कॉपी करो और इसको ब्रेक। Yes. Control. Okay. બંને બોગસ છે. એટલે આગળ બેસવું તો ઓકે 3 ડોર માં हाँ सर कॉपी किया. Yes. देखो, कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट के पहले वन डाल दो, पहले वन राइट से पहले। अच्छा ठीक है, चलेगा, वहां पे भी डाला था वो भी ठीक। हाँ डाल दिया मैंने वन. ठीक है, इसके बाद और के बाद एक एंटर मारो। ठीक है, डिसीजंस के बाद एंटर मारो। ओके. फिर कंसर्ट के बाद एंटर मारो। डायरेक्ट कंसर्ट के बाद, डायरेक्ट के बाद डायरेक्टली से पहले। अच्छा हाँ हाँ ओके ओके. फिर इंक्लूडिंग से पहले एंटर मारो। ओके. प्रोवाइडेड रेट के बाद पहले एंटर मारो। अब पढ़ो इसको। Control includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions कैसे? exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholder agreements or voting agreements or in any other manner. ठीक है, देखो, आपने शेयर होल्डर्स के बीच में एग्रीमेंट किया या मैनेजमेंट एग्रीमेंट किया और ये कहा कि भैया आपका जो भी बिजनेस डिसीजन है हमारी परमिशन के बिना नहीं करोगे, तो आप उसके डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हो। करेक्ट. आपके पास उसी एग्रीमेंट में आपने ये लिखा हुआ है कि हमको आपके डायरेक्टर्स
जो है हमारे को राइट है उनको अपॉइंट करने का मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। Right. तो अगर Yes. आपके एग्रीमेंट में ये सब बातें लिखी हैं जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के बोर्ड को आप मेजोरिटी डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो, या फिर हाँ। डिसीजन जो है जो मैनेजमेंट डिसीजन या पॉलिसी डिसीजन आपके बिना नहीं होंगे, तो हाँ। ये राइट आप अकेले या मिलके और लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ। कि आपके पास 25% शेयर होल्डिंग है, दूसरे के पास 25% शेयर होल्डिंग है, तीसरे के पास हाँ। 25% है, आप तीनों मिल गए, तब राइट टू अपॉइंट हाँ। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर किसके पास आ गया? आप तीनों के तीनों पास। तीनों के पास। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। यस, कंट्रोल आपको कर रहा है। हाँ, अभी सिनेरियो लो, आपने सिर्फ मैनेजमेंट एग्रीमेंट किया, आपके पास कोई शेयर नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन आप बोर्ड चेंज कर सकते हो, आप उनके डिसीजन आपकी परमिशन के बिना नहीं लेंगे, तो इसको भी हाँ। कंट्रोल माना जाएगा। एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल भी टेक ओवर कोड का पार्ट है। पार्ट है। ओके। तीन चीजें थी ना, शेयर्स, वोटिंग राइट और शेयर्स कंट्रोल। और मैनेजमेंट राइट्स। तो ओके। कंट्रोल का मतलब ये हुआ। अब इसको जो आपको समझ ओके। आया उसके हिसाब से समरी में लिख लो, जिससे आपको रेफरेंस में रहे। कंट्रोल इज पॉइंट नंबर 2E. Okay. Point A, control. Exercising directly or indirectly. Voting Right. rights. नहीं नहीं, कंट्रोल एक्सरसाइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और दो ही Right कंडीशन to, है। हाँ, majority directors. और कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। Control management or policy decisions. कैसे करोगे? बाय वे ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, वोटिंग एग्रीमेंट एक्सेट्रा। Shareholder agreement, stroke voting agreement, etc. राइट। Yes. ब्रॉड कंसेप्ट समझे कंट्रोल का मतलब क्या है? जब हमने ऊपर पढ़ा था Yes. कि हाँ। एक्वायर मींस जो शेयर्स, वोटिंग राइट या कंट्रोल लेता है, तो कंट्रोल का हाँ। मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के बोर्ड को या उसके पॉलिसी डिसीजन के ऊपर कंट्रोल है। समझ गए। नेक्स्ट। Next. Convertible security means a security which is convertible into or exchangeable with equity shares of the issuer at a later date, with or without the option of the holder of the security, and includes convertible debt instruments and convertible preference shares. नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्टिबल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? एनी इंस्ट्रूमेंट जो कोई इक्विटी में कन्वर्ट हो पाए। कन्वर्ट हो जाए वो। यस। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कन्वर्टिबल नहीं डेट है। इंस्ट्रूमेंट जो है, डिबेंचर है, वो भी इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्ट होते हैं। करेक्ट। हाँ Okay. Delisting regulations means the SEBI delisting of equity shares regulations 2021. Disinvestment means the direct or indirect sale by the central government or any state government or by a government company, as the case may be, of shares or voting rights in or control over a target company, which is a public sector undertaking. ठीक है, तभी गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में शेयर्स होल्ड करती है, जब वो उसको हाँ। को निकलती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हाँ। उसको हाँ। डिसइन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें नॉर्मल Okay. समझने की जरूरत नहीं Okay. है। Enterprise value means the value calculated as market capitalization of a company plus debt, minority interest and preferred shares minus total cash and cash equivalents. कॉपी कर लो, उसके आगे फिगर रखोगे तो समझ आएगा। Okay. एंटरप्राइज वैल्यू मतलब एक कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है। समझ। एक एक को एंटर मारती जाओ। मार्केट कैपिटलाइजेशन को एंटर मारो नीचे। As एक। Yes. डेट को एंटर मारो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एंटर मारो। Preferred को shares माइनस करो, एंटर मारो, फिर माइनस को एंटर मारो, फिर टोटल को and एंटर cash. मारो, टोटल कैश एंड कैश को एंटर मारो। एक मिनट। कैश से पहले। कैश से पहले। ओके।
ठीक है, आप फिगर लिखो। मार्केट कैप कैसे बनती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। Yes, number of shares multiply by share price. तो समझो 1 लाख शेयर हाँ, और in, 500 into रुपए का share प्राइस, तो हाँ, 5 करोड़ हो गया। 1 लाख इंटू yes, 1 into 500, 1 लाख 1 lakh. ठीक है, 500 लाख इज इक्वल टू 5 CR हो गया। Yes, 5 CR. उसके बाद उस कंपनी में 1 CR का डेट है। That is 1 CR. उसमें से अगर कोई 100% बाहर की जो शेयर होल्डिंग है सब्सिडरी की, हाँ, हाँ, वो सपोज 10 लाख की है, हाँ, 10 लाख लेते तो okay. ठीक है। Preferred shares. 90 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, Hmm. और 50,000, Minus 2. हाँ, 5 लाख का कैश है। तो अब मुझे बताओ इसकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या आएगी? 5 करोड़ प्लस 1 करोड़ 6 करोड़, 6 करोड़ माइनस 10 लाख 5 लाख बस अच्छा प्लस दे तो 5 प्लस 1 6 करोड़, 6 करोड़ 10 lakhs, 6 करोड़ 10 7 करोड़ माइनस 5 लाख। तो 6 करोड़ 95 लाख इसकी एंटरप्राइज वैल्यू आ गई। यस यस यस, इस कंपनी की 6 नेटवर्थ करोड़ जो है मार्केट में आज के दिन में हाँ 6 करोड़ 95 लाख का कैश है इसके पास। करेक्ट, एंटरप्राइज वैल्यू। ओके कहीं लिखा हो कि आपको एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बैलेंस शीट से हाँ, ये फिगर लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे बढ़ो, या कॉपी करना, ये कॉपी फाइनेंशियल एग्जाम्पल ही कॉपी कर दो आप, टेबल में तो आपको याद रहेगा। 2 point E 2 point H. Okay. नो कंप्लायंस। No complaints. Next. Financial year means a period of 12 months commencing on the first day of the month of April. पता है आपको? Yes. Frequently traded shares means shares of a target company in which the traded turnover on any stock exchange during हाँ जैसा है जो hold on. कैलकुलेशन की चीजें हैं ना, वो कैलकुलेशन से ही करना है। हाँ ठीक है, मैं टेबल में कॉपी करती हूँ। ये 2.0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो गड़बड़ाया बहुत मजा आता है। shares of a target यहाँ पे company in traded turnover of exchange during 12 calendar month preceding the calendar month in which public announcement required to be made। एक मिनट में कहाँ पे एंटर मारूं? रेगुलेशंस के बाद रजनीकांत ट्रेडेड टर्न 12 ओके। एंटर मारो एक और। तो यहाँ पे इज पढ़ो, एटलीस्ट सुनो क्या क्या है। ट्रेडेड टर्नओवर कब की? हाँ 12 कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच पब्लिक अनाउंसमेंट इज टू बी मेड। तो जब भी आप यस एप्लीकेशन करने लगते हो तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो, राइट? हाँ हाँ तो जनवरी में आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी, ठीक है? पब्लिक तो ओके तो अब आपको ये देखने के लिए कि आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है कि नहीं, आपको क्या हाँ चाहिए? ट्रेडेड टर्नओवर यस 12 मंथ प्रीसीडिंग जनवरी 25, दैट मीन्स जनवरी 24 से दिसंबर 24 की, करेक्ट। जनवरी 24 से दिसंबर 24 की। 25। हाँ नहीं दिसंबर 24 हाँ 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 ओके ओके ओके। सो इधर इसके नीचे इसके नीचे 12 कैलेंडर मंथ्स, दैट मीन्स जैन 24 से दिसंबर 24 जनवरी 2024 टू से दिसंबर 2024 ओके। आप क्या निकाल रहे हो? डैश मार के लिखो ट्रेडेड टर्नओवर, दैट मीन्स कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई मल्टीप्लाई बाय रेट, जो वहां पे
BSE की साइट पे डाटा मिलता है। सपोज ये डाटा आया आपको 25 लाख, तो वो भी आवा हवा Okay, quantity of shares multiplied by the price. Okay, नंबर्स में चल रहा है तो आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखता तो क्या नाम है इसका तो आपने Fair 12 enough. महीने की टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हाँ। निकाली, हाँ, इज इक्वल टू सपोज 25 लाख शेयर्स आया। 25 lakh shares. अब ये 25 लाख शेयर्स जो आए, हम्म, अगर आपकी कंपनी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो ये आपकी टोटल जो शेयर कैपिटल है आपकी टारगेट कंपनी की, हाँ, वो हाँ, आप टारगेट कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए। हाँ, यहाँ जो है टारगेट कंपनी, उसके ब्रैकेट में लिखो कैपिटल 1 करोड़ शेयर्स, ये तो सब हो गया ना भाई। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट डाल के 1 करोड़ शेयर्स लिखो। हाँ 1 crore shares. तो इसका 10% कितना होगा? 10% 10 लाख. ठीक है, लिख दो इसके आगे 10 लाख। 10% of 1 CR equals to 10 lakh. अब मुझे बताओ कि आपकी कंपनी हाँ, का मतलब उसने बोला क्या है नोट कि भाई फ्रीक्वेंसी? देख ले। अभी तो ट्रेडेड टर्नओवर 25 लाख है, तो 10% से विच इज मोर देन 10%, सो वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है. हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट. 10% इज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. 10% से कम है ना तो आपके इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो गए। एक मतलब 10 लाख शेयर्स है और ये 25 लाख शेयर्स है ना ट्रेडेड टर्नओवर. तो 25 लाख जो है मिनिमम आपकी हाँ, परसेंट ऑफ कैपिटल है उतना होना चाहिए, तब जाके आपके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं। ओके, 12 एक महीने मिनट में जो वापस. 12 महीने में जो ट्रेडिंग हुई शेयर्स में, हाँ, वो आपकी हाँ, 10% से ऊपर होना चाहिए, 10% या 10% से ऊपर। सो ट्रेड, हाँ, ओके ओके. Traded turnover, which is 25 lakh shares, is at least 10% of the total number of shares, which तो is. आपके केस में 10% नहीं हो रहे ना, क्योंकि सर आपकी आवाज गई. सुनो एक सेकंड, एंटर मारो प्रोवाइड से पहले। हाँ, एक मिनट. ओके, ये क्या कह रहा है, आपकी जो कैपिटल है उसका 10% हाँ, से इक्वल या उससे ज्यादा ट्रेडिंग हुई तो आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है। करेक्ट, तो आपकी 10% ऑफ कैपिटल है 10 लाख और आपकी ट्रेडिंग राइट. 25 लाख। 25 लाख, हाँ, आप क्या बन गए? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स बन गए आपके। करेक्ट. फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होगा. और यही अगर ट्रेडिंग 5 लाख हुई होती तो? इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. समझ गए? यस, क्लियर. ये क्यों क्लियर. लगता है? प्राइसिंग के लिए लगता है। तो हर केस ओके, में बोला है, अगर आपके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है तो ये मेथड से प्राइसिंग करो और अदरवाइज हाँ, मेथड से प्राइसिंग करो। ओके. Provided that where the share capital of a particular class of shares of the target company is not identical throughout such period, the weighted average number of total shares of such class of the target company shall represent the total number of shares. तो आपने 10% जब निकाला, सीधा सीधा 10% निकाल दिया 1 करोड़ का, हाँ, लेकिन 1 करोड़ अगर साल के बीच में 50 लाख थे और 50 लाख अपने साल के एंड में किए हाँ, तो आपको वेटेड हाँ. एवरेज मेथड से निकलेगा तो समथिंग 75-80% आएगा। ओके, वेटेड एवरेज मतलब उस आपकी कैपिटल नहीं. कितने टाइम यूज हुई, अच्छा, स्कूल ओके. में ना वेटेज निकालते थे कि हाँ, आपने हाँ, हाँ, लोन वेटेड लिया तो एवरेज ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 365 दिन यूज हुआ, ये 30 दिन यूज हुआ। Correct, correct. Multiply by number of days into हम वो 365 हर दिन ऐसा. लिखते थे ना, मल्टीप्लाई करके टोटल डेज से डिवाइड कर। Correct. तो ये क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर के लिए Hmm. आपकी ट्रेडेड क्वांटिटी है 12 महीना पहले की, वो आप Yes. कैपिटल के 10% से ज्यादा है तो आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है। हाँ. ठीक है, समझ गए? Okay. Yes. Yes. Clear. Clear. Okay. Fugitive economic offender shall mean an individual who is declared a fugitive economic offender under Section 12 of जो the Fugitive इकोनॉमिक ऑफेंस करके देश छोड़ के भाग गया वो फ्यूजिटिव। हाँ offender में आ गया. Okay. अरे ओला Identify date means the date falling on the 10th working day prior to the commencement of the tendering period
for the purpose of determining the shareholders to whom the letter of offer shall be sent. ठीक है, कॉपी कर लो। Okay. See. क्या? Uh, अरे tab. एक सेकंड। हाँ, 2K। पेन पड़ी हुई थी क्या? नहीं, अंदर पुश कर दो रिवर्स क्या है इधर कितना क्या है? से ओके। ठीक है, अब यहाँ पे पहले टेंडरिंग पीरियड में डेट लिखो। अच्छा। ये कंसेप्ट कैसे है, ओपन ऑफर जब होती है तो लोगों को हाँ। अलाउ करते हैं कि भैया आप अपने शेयर टेंडर कर दो। हाँ, करेक्ट। टेंडर करने के लिए उनको एक पीरियड देते हैं कि इतने टाइम के अंदर टेंडर कर दो। यस यस यस। तो अगर आपने टेंडरिंग पीरियड रखा 15 हाँ जनवरी 25, हाँ। टेंडरिंग पीरियड के बाद ब्रैकेट डालो, ऊपर एक मिनट। ऊपर लिखे हुए में अच्छा, ऊपर। ओके ओके। टेंडरिंग पीरियड जनवरी 15-25 से लेके जनवरी 30-25। ओके। तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड क्या हो गया? जनवरी 15 के 10 दिन, नहीं, 10 वो तो आइडेंटिफाइड ओके। डेट हुई। टेंडरिंग पीरियड कब शुरू हो रहा है? पहले दिन जनवरी आपको 15th। है ना, तो 15 डे। अब हमको निकालनी है आइडेंटिफाइड डेट। वो डेट हाँ, है इस डे से 10 वर्किंग डे प्रायर। करेक्ट। तो अभी कैलेंडर खोलो और कैलेंडर निकालो खुला। एक मिनट। जनवरी 15 से 10 वर्किंग ये डे प्रायर की डेट निकालो। ये 1 वर्किंग डे हो 1 गया। 2 सैटरडे संडे छोड़ जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइडेंटिफाइड डेट में लिख दो 1 जनवरी। अगर बीच में कोई फर्स्ट। हॉलीडे आ रही है तो वो भी माइनस करनी रहती है। सो ये इंक्लूसिव है ना? फर्स्ट हाँ, 10th डे, 1 जनवरी 2025। ओके। अब ये डेट कौन सी डेट है? इस दिन की रिकॉर्ड डेट है। इस दिन जो भी शेयर होल्डर होगा उसको ऑफर लेटर भेजा जाएगा ओके, मतलब रिकॉर्ड डेट। फॉर सेंडिंग द लेटर ऑफ ऑफर। द लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, अब रेगुलेशन पे जाओ और उस रेगुलेशन को पढ़ो कि देखो समझ आ जाएगा। Identified date means the date falling on the 10th working day prior to the commencement of the tendering period for the purposes of determining the shareholders to whom the letter of offer shall be sent. समझा? Yes, clear. चलो आगे। Okay. Immediate relative means any spouse of a person and includes parent, brother, sister, or child of such person or of the spouse. दैट मीन्स टी हो गया, हस्बैंड, हाँ पिताजी, माताजी, हाँ। भाई, बहन और उस आदमी बच्चा। के उसकी बीवी के बच्चे। Yes. लेकिन इसमें उनकी बहुएं और वो सब नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, नहीं डायरेक्ट। है। हाँ। Listing agreement means the agreement with the stock exchange governing the conditions of listing of shares of the target company. ठीक है, लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है अपने क्लियर है? ये लिस्टिंग अग्रीमेंट अगर सपोज स्टॉक यूनिफॉर्म एक्सचेंज अभी वाइज आज के डिफर दिन में होगा। हर कंपनी के साथ यूनिफॉर्म लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है ओके ओके। जिसमें लिखा होता है कि हम ठीक। लिस्टिंग रेगुलेशन को कंप्लाई करें। ओके। Listing regulations means the SEBI listing obligations and disclosure requirements and regulations 2015. हाँ, पता है अपने को लिस्टिंग रेगुलेशन। Okay. Yes. Manager to the open offer means a merchant banker referred to in Regulation 12. ठीक है, तो कोई भी ओपन ऑफर जब करते हैं तो एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं जिसको हम मैनेजर टू ओपन ऑफर कहते हैं। Correct. Maximum permissible non-public shareholding. एक मिनट। Means such percentage shareholding in the target company, excluding the minimum public shareholding required under the Securities Contract Regulation Rules 1957. ठीक है, देखो कंपनी में 2 टाइप की शेयरहोल्डिंग होती है, हाँ, प्रमोटर और पब्लिक।
तो नॉन पब्लिक क्या होगी? प्रमोटर शेयर होल्डिंग। हाँ, अब लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड रहने के लिए मिनिमम कितना पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए जनरल केस में? 25%, तो नॉन पब्लिक कितनी होगी? 75%. तो ये आंसर है, आप पढ़ लो इसको। सच परसेंटेज Okay. ये 75%। Such maximum permissible non-public shareholding means such percentage of shareholding 75% in the target company, excluding 25% minimum public shareholding required under the Securities Contracts Regulation Rules 1957. क्लियर है? Yes. तो जहाँ पे भी ये वर्ड यूज किया वहां पे 75% पढ़ लेना। Okay. Offer period means the period between the date of entering into an agreement, formal or informal, to acquire shares, voting rights in, or control over a target company, requiring a public announcement, or the date of the public announcement, as the case may be, and the date on which the payment of consideration to shareholders who have accepted the open offer is made, or the date on which open offer is withdrawn, as the case may be. ठीक है, अब इसको समझने के लिए वर्ड हाँ. फाइल आओ ये कॉपी करके। हाँ. तो ठीक है, यहाँ पे पहली पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद एंटर मारो। एक मिनट, पब्लिक, ओके. एंटर, या डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद एंटर मारो। सेकंड, यस. फिर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर इज मेड के बाद एंटर मारो। ठीक है, ऑफर पीरियड मतलब क्या? आपकी ओपन ऑफर कब से कब तक चालू है? तो हाँ. सपोज आपने अभी ऊपर देखा 1 जनवरी पेमेंट किया, हाँ. तो पहले वाले के आगे लिख दो 1 जनवरी। ऑफर पीरियड में जो पहला लिखा ना पीरियड बिटवीन, पीरियड दा के बाद एंटर मींस के बाद। अच्छा, पीरियड मीन्स के बाद एंटर मारो, ओके. ठीक है, ये डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू एग्रीमेंट टू एक्वायर शेयर्स आपने 1 हाँ. जनवरी एग्रीमेंट किया। यस, एक मिनट, जनवरी 01/25 ठीक है, अग्रीमेंट डेट. जहां आपने एग्रीमेंट नहीं किया था डायरेक्टली कर रहे थे